नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की श्रृंखला में। और अपन बात कर रहे थे राजस्थान की मिट्टियों के बारे में अपन बात कर रहे थे बच्चे। और यहाँ पर अपन ने इसका मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लिया था। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इसके मोटे कणों वाली मिट्टी की। मोटे कणों वाली जो मिट्टी है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चे, यहां पर अगर अपन बात करें मोटे कणों वाली मिट्टी के बारे में तो देखो बच्चे, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि अपन जो मिट्टी यहां पर पढ़ रहे हैं बिल्कुल डिटेल से आपको बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में सारी मिट्टियां पढ़ा देते हैं। अब वो पढ़ाते कुछ नहीं है, वो क्या पढ़ाते हैं कि एक तो क्या पढ़ाएंगे आपको कि ये मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, डायरेक्ट आपको लिखवाएंगे ये मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, इस मिट्टी में ये फसल होती है और ये मिट्टी के अंदर ये रासायनिक तत्व होते हैं। बस 3-4 बातें लिखवाएंगे और उसको इस प्रकार से खत्म कर देंगे। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्रियाविधि बता रहा हूँ, सारी चीज़ें एक साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो इंडिया के बारे में बता रहे हैं और वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो उसके अंदर अगर मैं बात करूँ लाल मिट्टी के बारे में, मैंने ये नहीं बताया था कि वो मिट्टी कहाँ पर भारत में कहाँ पाई जाती है। तो भारत में वहाँ पर नोट कर लेना कि भारत के अंदर दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है बच्चे, और वहाँ पर दलहन की खेती भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वहाँ पर इसके अंदर और भी जैसे रबर है, ठीक है, ऐसी चीज़ें वहाँ पर सर्वाधिक होती है। ठीक है, रसदार फल होते हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ पर सर्वाधिक होती है। चले मेरे प्यारे बच्चा, मोटे कणों वाली मिट्टी के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में? मोटे कणों वाली मिट्टी के बारे में। तो वही सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसके निर्माण के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण की मैं बात करूं तो निर्माण कैसे हुआ, देखिए बच्चे, इसका जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, ये वायु के अपरदन से हुआ। कैसे हुआ बच्चे? वायु के अपरदन से हुआ। जैसे मैं बात करूं, मैंने आपसे कहा कि समस्त मिट्टियों का जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ? चट्टानों से। समस्त मिट्टियों का निर्माण किससे हुआ? चट्टानों से हुआ। यानी कि मेरे प्यारे बच्चा कि मिट्टियों का निर्माण चट्टानों से हुआ, यानी कि चट्टानों के कण टूटते हैं और इनसे मिट्टियों का निर्माण होता है। अब क्या होता है देखो सुनो, जैसे अगर मैं बात करूं कि पर्वतीय क्षेत्र के अंदर अपन पशु पक्षी लेके जाते हैं, यानी कि पशु लेकर जाते हैं, जंगली पशु भी होते हैं, अपने पालतू पशु भी होते हैं। तो वहां पर वो पशु जब अपन लेकर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि पशुओं के जो खुर होते हैं उससे चट्टानों के कण टूटते हैं, जिसको अपन ने क्या कहा था? जैविक अपक्षय कहा था। ठीक है, समझ याद आया आपको? यानी कि उस अपक्षय से क्या होता है कि चट्टानों के कण टूट जाते हैं और टूटने के बाद वहां पर गिर जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इस प्रकार से, ये चट्टान है, यहां पर अपन जानवर लेके गए और जब जानवर लेकर जाते हैं तो ये चट्टानों के कण क्या हो जाते हैं? ढीले हो जाते हैं और टूटकर यहीं पर गिर जाते हैं। इसको अपन ने क्या कहा था? जैविक अपक्षय। फिर क्या होता है कि कुछ समय के बाद यहाँ पर हवा चलती है, हवा, या फिर यहाँ पर पानी आएगा बारिश का, यानी कि हवा, बारिश आएगी, वर्षा, यानी कि वर्षा का जल या फिर हवा क्या करती है? इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चली जाती है। ठीक है, ज्यादा काम क्या करती है? हवा करती है, इसलिए इसको वायु अपरदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखो बच्चे, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो हवा क्या करती है? इन कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर इनका क्या कर देगी? जमाव कर देगी। ठीक है, इसलिए इस क्रिया को, जब हवा इन कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमाव कर देगी तो इस क्रिया को बोलते हैं वायु अपरदन। क्या कहते हैं? वायु अपरदन। और इससे जो बनने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी होगी? मोटे कणों वाली मिट्टी। जैसे आपसे बात करूं, जैसे आप रेतीले क्षेत्र में जाते हो तो वहां पर जो मिट्टी होती है वो मिट्टी के कण क्या होते हैं? मोटे मोटे होते हैं। और जब मिट्टियों के कण मोटे मोटे होते हैं ना, आप मरुस्थलीय क्षेत्र में इस प्रकार से जाते हो तो आपके मुंह पे ऐसे लगती है, हाथ पैरों में ऐसे लगती है जैसे तो कोई पत्थर की मार रहा है। यानी कि सबसे मोटे जो कण होते हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र की मिट्टियों में होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बच्चे यहाँ पर यानी कि इसका निर्माण कैसे हुआ? वायु अपरदन से। वायु अपरदन से कैसे हो बच्चे? वायु अपरदन से इसका निर्माण हुआ। अब इस मिट्टी के बारे में बात करूं तो इस मिट्टी का नाम क्या है? क्या क्या नाम है इसके? किस किस नाम से इसको जानते हैं? तो इसको मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से, यानी कि मरुस्थल में सर्वाधिक ही मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। ठीक है बच्चे, इस मिट्टी के बारे में अगर बात करूं तो इस मिट्टी, देखो मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है उसको अपन बंजर भूमि भी कहते हैं, यानी कि बंजर भूमि के नाम से भी इसको जानते हैं। बंजर मिट्टी,
देखो इस मिट्टी को अगर मैं बात करूं तो इस मिट्टी को बंजर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसको ऊसर मृदा के नाम से भी जानते हैं, ऊसर मृदा, ठीक है। इसको बांगर मृदा के नाम से भी जानते हैं, बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको पीली मृदा के नाम से भी जानते हैं, पीली मृदा के नाम से भी जानते हैं, पीली मृदा। इसको रेतीली मृदा के नाम से भी जानते हैं, रेतीली मृदा के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो बांगर मिट्टी, पीली मृदा, रेतीली मृदा, इस प्रकार से इसको इनके नाम से जानते हैं। इसको लवणीय मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? लवणीय मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी मिट्टी के बारे में इसको सिरोजम मिट्टी के सिरोजम के नाम से भी जानते हैं, सिरोजम, सिरोजम मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से मरुस्थलीय मृदा, बंजर मिट्टी, ऊसर मृदा, बांगर मिट्टी, पीली मृदा, रेतीली मृदा, लवणीय मृदा और सिरोजम मृदा, इस प्रकार से इनको अपन जानते हैं, ठीक है बच्चे। अगर मैं बात करूं यहां पर तो इस प्रकार से ये जो मिट्टी है इनकी अलग अलग नाम है। चलिए बच्चे अब अपन बात करते हैं आगे इस मिट्टी के बारे में। उपरोक्त ये जो मिट्टियां हैं, ये जितनी भी नाम है मैंने बताया, या फिर एक बार नाम ले ले मरुस्थलीय या फिर रेतीली मृदा है, उपरोक्त मिट्टियों को दो भागों में बांटा गया। किसके कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, ताप दाब और आर्द्रता के आधार पर। तो ये जितनी मिट्टियां हैं इनको देखो, उपरोक्त मृदा को दो भागों में बांटा गया, भागों में बांटा गया, ठीक है। और वो किसके आधार पर? आधार क्या है बच्चे? आधार क्या है? आधार, तो आधार क्या है? ताप दाब व आर्द्रता। ताप दाब व आर्द्रता के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। अब देखो ताप दाब आर्द्रता के आधार पर क्यों बांटा, ये क्वेश्चन यहां पर बनता है। यानी कि ये अपना पूरा राजस्थान है, माना कि ये पूरा राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं बच्चे तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, और इस मरुस्थलीय क्षेत्र ये अरावली है, ये अरावली, ये पूर्वी राजस्थान, ये हाड़ौती प्रदेश, और ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में ये 0 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। यहाँ पर अपन बात करेंगे, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर हो रही है, और यहाँ पर 50 से लेकर 60 सेंटीमीटर, और पूर्वी राजस्थान में 60 से 80 सेंटीमीटर, और हाड़ौती प्रदेश में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही है, यानी कि प्लस प्लस, और 120 से कम यहाँ पर होती है, ठीक है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है? मरुस्थलीय क्षेत्र में ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्या है बच्चे? मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर यहां पर 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, और इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर यहां पर क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। इस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा हो रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं? शुष्क मरुस्थलीय, और इसको क्या बोलते हैं? अर्ध शुष्क, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? 0 से 25 और 25 से 50 सेंटीमीटर, यानी कि इसको देखो यहां पर तापमान भी ज्यादा होगा, कम बारिश हो रही है तो तापमान क्या हो रहा है? ज्यादा, ठीक है, तापमान ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आर्द्रता भी कम होगी, आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता और वायु दाब भी क्या होगा? कम ही होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर तापमान, आर्द्रता और वायु दाब, और यहां पर बारिश ज्यादा है तो यहां पर तापमान थोड़ा सा क्या हो जाएगा? थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा? कम होगा। मैं नहीं कह रहा बहुत कम होगा, थोड़ा बहुत कम होगा। तो तापमान कम होगा, बारिश होगी तो आर्द्रता भी होगी यहां पर, और वायु दाब क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ का ताप दाब और आर्द्रता, और यहाँ का ताप दाब और आर्द्रता है पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र। लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र में भी दो प्रकार की किस्में हैं, कि एक क्षेत्र में यानी कि जो 0 से 25 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र है उसके अंदर ताप दाब आर्द्रता अलग है, और 25 से 50 सेंटीमीटर वाला जो क्षेत्र है उसमें ताप दाब और आर्द्रता अलग है। तो इसको ताप दाब आर्द्रता के आधार पर इस मिट्टी को दो भागों में बांटा गया, और दो भागों में बांटा है, इस प्रकार से इस मिट्टी को
कौन कौन से दो भाग है, देखो देखो बच्चे, यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसको दो भागों में क्यों बांटा, जैसे पहला अगर मैं बात करूं तो अम्लीय मिट्टी और दूसरा क्या होता है, क्षारीय मिट्टी। अब देखो अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी क्या है, देखो इसकी पहचान कैसे करेंगे, एक स्केल एक पैमाना यहां पर लेंगे अपन, और ये पैमाना ये क्या होगा, जीरो पीएच यहां पर होता है, क्या होता है बच्चे, 0 पीएच यहां पर होता है। 0 से लेकर ये 14 हो गया, सॉरी बच्चे, ये 0, ठीक है। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, यानी कि 7 हो गया, ये 7 पीएच हो गया। और ये क्या हो गया, 0 से लेकर ये 7 और इस 7 से लेकर 14, ठीक है बच्चे, पीएच और ये पीएच और ये पीएच। यानी कि जिस मिट्टी का पीएच 0 से 7 के मध्य होगा उससे क्या कहेंगे, अम्लीय मिट्टी, अम्लीय मृदा। और जिस मिट्टी का पीएच 0 से लेकर 14 के मध्य होगा उससे कहेंगे क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मृदा। समझ में रहे हो कि नहीं समझ रहे? यानी कि ताप दाब आर्द्रता के आधार पर इसको अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे, अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब देखो, अब कैसे पता चला अपने पैमाना, जैसे अगर मैं बात करूं आपकी मिट्टी के अंदर अगर अम्लीयता ज्यादा हो गई, अम्लीयता ज्यादा क्यों हो रही है, देखो मैंने कहा था कि कोई मिट्टी अम्लीय भी हो सकती है और क्षारीय भी हो सकती है। क्यों हो सकती है बच्चे, वो इसलिए हो सकती है क्योंकि वो जो मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर पहले तो मिट्टी बिल्कुल सही थी, यानी कि 7 जिस मिट्टी का पीएच होता है वो मिट्टी उदासीन होती है और सबसे अच्छी मिट्टी होती है, ठीक है। अब क्या उदासीन, कोई मिट्टी उदासीन थी, यानी कि ये उदासीन मिट्टी, ये सबसे अच्छी मिट्टी है। अब ये मिट्टी का पीएच 7 है, लेकिन इस मिट्टी का पीएच नीचे क्यों गया और ऊपर क्यों गया? क्या होता है कि अपन मिट्टी, अपनी भूमि जो होती है, अपने खेत जो होते हैं, इस खेत के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं अपन इसके अंदर रासायनिक तत्वों का उपयोग करते हैं। अब जब रासायनिक तत्वों का उपयोग करेंगे बच्चे, जब रासायनिक तत्वों का उपयोग करेंगे तो ये मिट्टी का पीएच क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो क्या हो गया, अम्लीय हो गई, और ज्यादा हो गया तो क्षारीय हो गई। अब अपन क्या होता है, किसान क्या करते हैं भाई, अम्लीय हो गई तो इसके अंदर पैदावार ही नहीं हो रही, तो क्या करते हैं अपन कृषि अधिकारी के पास जाते हैं, और कृषि अधिकारी फिर उस मिट्टी को सैंपल लेता है, सैंपल को जांच करता है लेब में, और जांच करता है तो फिर अगर वो पीएच कम है तो अम्लीय बोल देगा, और ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। और फिर उस किसान को कहेगा कि अगर ये मिट्टी का पीएच कम है, यानी कि अम्लीय है, तो आप एक काम करो, इसके अंदर रॉक फास्फेट का खाद डालो। किसका खाद डालो बच्चे, रॉक फास्फेट का खाद डालो, ठीक है। यानी कि अम्लीय मिट्टी का पीएच बढ़ाने के लिए, अगर इस मिट्टी का पीएच 2 है तो इसको बढ़ाकर 7 के आसपास में ले जाने के लिए इसमें क्या का यूज करेंगे बच्चे, रॉक फास्फेट। बहुत बार पूछता है रॉक फास्फेट इसके अंदर डालोगे तो ये इसका पीएच बढ़ेगा और ये उदासीन हो जाएगी और मिट्टी अच्छी हो जाएगी। अगर क्षारीय हो गई आपकी मिट्टी, अगर आपकी मिट्टी क्षारीय हो गई बच्चे, तो आपके उस खेत में क्या डालोगे, तो उस खेत में क्या डालोगे आप, एक तो क्या डाल सकते हो, जिप्सम, ठीक है। एक तो उसके अंदर आप जिप्सम डालो, आपको कहेगा कि यार आपकी मिट्टी का पीएच ज्यादा हो गया, तो आप क्या करो कि उसके अंदर जिप्सम डाल दो आपके खेत में, और जिप्सम जैसे डालोगे तो पीएच घट जाएगा और घट के 7 के आसपास में आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और जब 7 के आसपास में आ जाएगा तो ये मिट्टी उदासीन हो जाएगी और वो कृषि योग्य भूमि हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे, चले आगे। या फिर उसके अंदर खेतों के अंदर, जैसे आपके खेत में कोई गंवार है, अब गंवार की फलियां तो अपन निकाल लेते हैं, और वो जो डंठल होते हैं उन डंठलों को उसके अंदर ही छोड़ दो, उसके अंदर ट्रैक्टर चला दो, ठीक है, हल चला दो ट्रैक्टर के। जब आप उसकी गुड़ाई कर दोगे तो वो डंठल क्या होंगे, वो डंठल टूटकर सड़ेंगे, गलेंगे और उनका अपघटन हो जाएगा, और वो भी क्या कर देंगे बच्चे, क्षारीयता को कम कर देंगे और उसको उदासीन बना सकते हैं। यानी कि ग्वार के डंठल, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 2 प्रकार की मिट्टी, रॉक फास्फेट, अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। अगर किसी मिट्टी में अम्लीयता ज्यादा हो तो वो क्या होगी, उसके अंदर अपन क्या डालेंगे, रॉक फास्फेट। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से अगर कोई मिट्टी, यानी कि आपसे कह दे कि जैसे पश्चिमी राजस्थान के बारे में, कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में अम्लीय मिट्टी पाई जाती है,
तो उस अम्लीय मिट्टी की अम्लीयता समाप्त करने के लिए किस रासायनिक उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो रासायनिक उर्वरक कौन सा हो गया? रॉक फास्फेट। अगर क्षारीय है तो क्षारीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? जिप्सम का उपयोग। किसका उपयोग करेंगे बच्चे? जिप्सम का वहां पर उपयोग अपन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चले आगे देखो, देखते हैं। तो ये बात यहां तक कर ली, तो आपने यहां तक समझा। एक बार और समझा देता हूं। मोटे कणों वाली मिट्टी का निर्माण वायु के अपरदन से होता है। नाम मरुस्थलीय मृदा या फिर बंजर मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा या फिर बंजर मिट्टी इसको बोलते हैं, या फिर ऊसर मिट्टी, बांगर मिट्टी, पीली मृदा, रेतीली मृदा, लवणीय मृदा, सिरोजम मृदा। ठीक है। अब देखो, उपरोक्त मृदा को दो भागों में बांटा गया है। आधार, ताप, दाब व आर्द्रता। क्या है बच्चे? ताप, दाब व आर्द्रता। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर दो भाग, एक अम्लीय हो गया और एक क्या हो गया? क्षारीय हो गया। एक तो क्या हो गया? अम्लीय हो गया और एक क्षारीय हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत प्रकार से। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चनों का आंसर देना है। देखो, देखो देखो बच्चे, अब देखो पहली मिट्टी कौन सी हो गई? अम्लीय मिट्टी। ये तो अपन ने इस प्रकार से देख लिया। अब पहली मिट्टी कौन सी हो रही है? अम्लीय मिट्टी, अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा। देखो, अम्लीय मृदा किसे कहेंगे? ये भी आपको पता होना चाहिए। जिस मिट्टी का पीएच, जिस मिट्टी का पीएच, जिस मिट्टी का पीएच 0 से 7 के मध्य हो तो उसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसकी अम्लीयता को समाप्त करने के लिए किस रासायनिक उर्वरक का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो रॉक फास्फेट। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, इस मिट्टी की अम्लीयता समाप्त करने के लिए इस मिट्टी की अम्लीयता समाप्त करने के लिए रॉक फास्फेट रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये पहला आपने यहां तक नोटेट किया। ठीक है बच्चे, नोट्स को नोट्स के हिसाब से बनाना है। दूसरा, क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मृदा। अब क्षारीय मृदा किसे कहेंगे? जिस मिट्टी का पीएच, जिस मिट्टी का पीएच 7 से 14 के मध्य हो, 7 से 14 के मध्य हो तो उसे क्षारीय मृदा कहते हैं। तो उसे क्षारीय मृदा कहते हैं। ठीक है बच्चे, देखो यहां पर, अब देखो यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि क्षारीय मिट्टी की क्षारीयता समाप्त करने के लिए जिप्सम, ठीक है, यहां पर गंवार के डंठल, ठीक है, ढांचा,
ढांचा। तो इसका अपन का उपयोग करते हैं, का उपयोग करते। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे? तो इस प्रकार से अपन इसका डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक उतारिए जब तक अपन पानी पीते हैं। चले देखो, मिटा रहा हूं इसको, आपने उतार लिया होगा शायद। मिट नहीं रहा। देखो बच्चे, तो ये मिट्टी जो है देखो, इस मिट्टी के बारे में अगर बात करें अपन, तो देखो बच्चे यहां पर अगर अपन बात करें तो इस मिट्टी को ताप आधार पर के आधार पर दो भागों में अपन ने बांटा है। लेकिन अब अगर अपन बात करें ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि अगर मैं बात करूं तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी कि अगर मरुस्थलीय क्षेत्र के आधार पर अगर मैं बात करूं, किसके आधार पर? मरुस्थलीय क्षेत्र के आधार पर यानी कि शुष्क व अर्ध शुष्क। ठीक है, तो इसके आधार पर, शुष्क व अर्ध शुष्क के आधार पर इस मिट्टी के बारे में। ठीक है बच्चे, तो देखो इस आधार पर इस मिट्टी को दो भागों में बांटा गया। आधार पर इस मिट्टी को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। अब देखो इसको दो भाग कौन कौन से थे? इसके दो भाग है बच्चे। देखो पहला जो भाग है वो है एंटीसोल, दूसरा जो भाग है एरिडोसोल मृदा। ठीक है, एंटीसोल और एरिडोसोल मृदा। ठीक है बच्चे, अब अगर अपन बात करें तो यहां पर देखो एंटीसोल मृदा कहां पाई जाती है और एरिडोसोल कहां पर पाई जाती है। तो देखो यहां पर ये अपना राजस्थान है, ये अपना अरावली प्रदेश है, अरावली, और अरावली के ये पश्चिमी भाग में क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र। ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है
इसमें 0 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पर इसको दो भागों में बांटा 25 सेंटीमीटर के आधार पर मरुस्थलीय क्षेत्र को। ये शुष्क है और ये अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क। पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में 12 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं बच्चे? 12। अब 12 में से 4 तो यहां पर आएंगे और 8 बचेंगे जो अर्ध शुष्क में आएंगे, यानी कि शुष्क में कितने होंगे? 4 और अर्ध शुष्क में 8। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं शुष्क की, तो शुष्क में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एंटीसोल, एंटीसोल। और अर्ध शुष्क में कौन सी पाई जाएगी? एरिडोसोल। तो ये 8 जिलों के अंदर तो एरिडोसोल पाई जाएगी, 8 जिलों के अंदर तो कितने पाई जा रही है? 8 जिले, 8 जिले के अंदर तो एरिडोसोल, और 4 जिले, 4 जिलों के अंदर कौन सी पाई जा रही है? एंटीसोल। अब देखते हैं कौन कौन से क्या क्या विशेषता है। देखो बच्चे, देखो सबसे पहले बात करेंगे अपन एंटीसोल के बारे में। एंटीसोल मृदा, एंटीसोल मृदा की मैं बात करूं तो ये एंटीसोल मृदा है बच्चे, ये एंटीसोल मृदा शुष्क मरुस्थलीय, अभी मैंने आपको बताया मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है कि यहां पर जिले कितने आते हैं? जिले आते हैं 4। कौन कौन से आते हैं? एस, बी, बी, जे, ऐसे याद रखना। श्री गंगानगर, गंगानगर, बी से बीकानेर, बी से बाड़मेर, और ये जैसलमेर, ये 4 जिले। ठीक है, यहां पर अगर बात करें वनस्पति की, तो बिल्कुल छोटी छोटी वनस्पति, क्योंकि बारिश ही नहीं आती और बारिश नहीं आएगी तो अपना विकास कर ही नहीं पाएगी। तो वनस्पति कौन सी यहां पर? बिल्कुल झाड़ियां, झाड़ियां। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जलवायु की, तो यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो यहां पर शुष्क जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। एक होती है एरिडोसोल, दूसरी कौन सी बच्चे? एरिडोसोल। और एरिडोसोल की मिट्टी के बारे में बात करें तो एरिडोसोल मृदा कौन सी है? देखो, एरिडोसोल मृदा है अर्ध शुष्क क्षेत्र में, यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र बोल सकते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है बच्चे, और यहां पर जिले कितने? जिले यहां पर 8 जिले। अब 8 जिले कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रख लेना। पहले तो आएगा हनुमानगढ़, भाई 4 को छोड़ दो, हनुमानगढ़ आ गया, जालोर आ गया। ठीक है, जालोर के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में नागौर, फिर पाली। ठीक है, इसके बाद में सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 जिले यहां पर है। और यहां पर मृदा मिट्टी कौन सी पाई, सॉरी यहां पर वनस्पति यहां पर देखो, यहां पर वनस्पति जो है, थोड़ी सी बारिश यहां पर ज्यादा हो रही है, और ज्यादा हो रही थी यहां पर देखो कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? यहां पर कंटीली झाड़ियां, कंटीली झाड़ियां। यहां पर वर्षा कितनी होती है? वर्षा होती है यहां पर 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर। और यहां पर वर्षा कितनी होती है? जहां पर एंटीसोल होती है वहां पर 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, ये आपने देखा होगा, और यहाँ पर ये जिले होते हैं। तो इस प्रकार से ये मिट्टियों वाला जो चैप्टर है अपना, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बच्चे। और बिल्कुल आपको एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है, और आप इसको एक बार नोट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और जगह इसमें चलते हैं। अभी आपने नोट कर लिया होगा, चलते हैं आगे। देखो,
इस फसल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सॉरी इस मिट्टी में कौन सी फसल पाई जाती है? अब आप कहोगे कि सर इसके अंदर जो फसल होगी वो तो बाजरा ही होगा, और बाजरा सर्वाधिक राजस्थान में होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है, ठीक है। बाजरा हो गया, मक्का हो गई, मक्का तो कम ही होती है, लिखे, ठीक है बच्चे। तो और इस मिट्टी में अब देखो, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र के आसपास वाले जिले हैं, इनमें क्या होता है कि जैसे आप रात में खेत को पानी पिलाया आपने, और जब रात में आप खेत को पानी पिलाते हो और सुबह जाकर उस खेत को देखते हो तो उस खेत के ऊपर क्या होती है कि वाइट वाइट परत सी जम जाती है, और उस वाइट वाइट परत को रेर या कलर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेर या कलर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक सिंचाई से रेर या कलर की यहाँ पर क्या होती है बच्चे, समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, सर्वाधिक सिंचाई से रेर या कलर की समस्या उत्पन्न होती है, ये कलर की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको रकार या रकार के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रकार के नाम से भी इसको जानते हैं। और अगर बात करें भारत में सर्वाधिक, तो भारत में तो सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाएगी, ठीक है। सर्वाधिक तो मुख्य रूप से तो कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। ऐसे गुजरात में भी आती है, ठीक है, ऐसे पंजाब में भी आती है और हरियाणा में आती है, ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप सभी को पता है मरुस्थलीय क्षेत्र, और मरुस्थलीय क्षेत्र कितने? 12 जिले, और मैंने आपको अलग अलग बता दिए भाई, 4 वो और 8 वो, ठीक है, दोनों के अंदर। तो इस प्रकार से इसमें अब देखो इस मिट्टी के बारे में, जैसे मैंने आपको काली मिट्टी में कहा था कि काली मिट्टी क्या करती है कि पानी को सोखती नहीं है। ये मिट्टी क्या करती है? पानी को ज़्यादा सोख लेती है। तो काली मिट्टी जो उसमें एक लाइन लिखवाई थी कि काली मिट्टी जल को धारण ज़्यादा समय तक कर सकती है, यानी कि जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में, और जल धारण करने की क्षमता सबसे कम किसमें? तो इस मिट्टी में। तो इसमें अंदर क्या है बच्चे, एक नोट लिख लेना, नोट डाल लेना, जल धारण करने की क्षमता सबसे कम रेतीली मृदा, अब मैंने एक नाम लिख दिया, बाकी सारे नहीं लिख सकता, रेतीली मृदा में पाई जाती है, रेतीली मृदा में पाई जाती है, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक? चले देखो, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें इस प्रकार से देखनी है, और ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। कल अपन नया चैप्टर लेंगे और उस नए चैप्टर के साथ अपन शुरुआत करेंगे, ठीक है बच्चे। और जब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़िया मन लगाकर, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है।